हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2010 में रिलीज हुई साईफाई सुपर हीरो मूवी आयरन मैन 2 के बारे में। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी इसके फर्स्ट पार्ट के बाद की स्टोरी है। सो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इस मूवी में टोनी स्टार्क दुनिया में अब आयरन मैन नाम से फेमस हो जाता है, जो विश्व शांति के लिए काम कर रहा है। इस बीच टोनी को लग रहा है कि आने वाले 10 साल तक कोई उसके जितना पावरफुल नहीं बन सकता, लेकिन मूवी में होता इसका उल्टा ही है। सो दोस्तों, मूवी की स्टोरी पूरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग होती है रशिया के मॉस्को शहर से, जहां एंटोन वैंको अपनी आखिरी सांस ले रहा है। वो अपने बेटे इवान वैंको से माफी मांगता है कि उसे वो अपने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दे पाया। उस टाइम टीवी में टोनी स्टार का वही इंटरव्यू चल रहा होता है जो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंड में टोनी मीडिया को इंटरव्यू देता है। इवान वैंको अपने डैड को अपने सामने खो देता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो आर्क रिएक्टर का डिजाइन निकालता है, जिसके नीचे हॉवर्ड स्टार्क और एंटोन वैंको लिखा हुआ है। उस डिजाइन की हेल्प से वो एक मिनिएचर आर्क रिएक्टर बनाता है, जैसा टोनी स्टार्क के पास है। अगला सीन 6 महीने बाद का आता है, जहां न्यूयॉर्क में टोनी स्टार्क अपने डैड की लेगेसी स्टार एक्सपो को अगेन स्टार्ट करता है। अब टोनी स्टार्क एक सुपरस्टार है, लोग उसको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। टोनी अपने सूट के थ्रू विश्व शांति का काम करता है। स्टार्क एक्सपो में ही वो अपने डैड की एक पुरानी वीडियो क्लिप दिखाता है, जहां उसके डैड भविष्य के शहर का मॉडल दिखाते हैं, जहां लोग शांति से रह सकेंगे। अगले दिन टोनी को गवर्नमेंट की तरफ से बुलावा मिलता है और वो वॉशिंगटन जाता है, जहां सेनेटर उसे उसके विशेष हथियार के बारे में पूछते हैं। टोनी स्टार कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, और अगर आप सब उस सूट को हथियार समझते हो तो वो आपकी गलती है। टोनी के साथ बात करने के लिए सेनेटर जस्टिन हैमर को बुलाते हैं, जो खुद एक वेपन मैन्युफैक्चरर है। जस्टिन का मानना है कि आज के लोग खतरनाक माहौल में जी रहे हैं। टोनी स्टार के सूट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि यह हमेशा लोगों के भले के लिए ही काम करेगा। तभी सेनेटर कर्नल जेम्स रोड्स को बुलाता है। जेम्स रोड्स का कहना है कि आयरन मैन से लोगों को नुकसान से ज्यादा फायदा ही होगा अगर वो अपने आप को मिलिट्री में शामिल कर ले। लेकिन टोनी स्टार किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या आर्मी के अंडर में रहकर काम नहीं करना चाहता। और रही जस्टिन हैमर की खतरनाक वाले माहौल की बात, टोनी सबको एक वीडियो दिखाता है जहाँ जस्टिन हैमर खुद खतरनाक सूट रेडी कर रहा है, जिन्हें वो वेपन की तरह यूज करेगा। एंड में टोनी कहता है कि दुनिया में शांति कायम करना अब सरकार की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगले सीन में टोनी कैलिफोर्निया में अपनी लैब में है। वो अपने ब्लड की टॉक्सिसिटी चेक करता है, जिसमें उसका ब्लड 24% टॉक्सिक होता है, और उसे अपने ब्लड में इस जहर को कम करने के लिए रोज कई गिलास कड़वे काढ़े के पीने पड़ते हैं। टोनी की इस बीमारी का कारण उसके बॉडी में लगा आर्क रिएक्टर है, जिसके अंदर पैलेडियम के रिएक्शन के कारण ये सब हो रहा है, जो एटॉमिक रिएक्शन से बार बार डैमेज हो रहा है, और उसे रोज आर्क रिएक्टर के पैलेडियम को चेंज करना होता है। टोनी की जान बचाने वाला डिवाइस ही आज उसे मार रहा है, और टोनी ने काफी ट्राई करा कि उसे पैलेडियम का कोई अल्टरनेटिव मिल जाए जिसका यूज वो आर्क रिएक्टर में करे, लेकिन टोनी को अब तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला है। टोनी अपनी लैब में कुछ काम कर रहा होता है, तभी पेपर पॉट्स वहां आ जाती है, जो उससे सवाल पूछती है कंपनी के बारे में, उसकी कंपनी ने जो नए प्रोजेक्ट पकड़े हैं उसके बारे में, और जिसमें टोनी अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, स्टार्क एक्सपो के बारे में। लेकिन टोनी अब इन प्रोजेक्ट्स में और कंपनी के कामकाज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए वो कंपनी संभालने की जिम्मेदारी पेपर पॉट्स को दे देता है। वो पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का नया सीईओ बना देता है। इधर मॉस्को में इवान वांको अपने लिए खतरनाक हथियार बनाता है, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रिफाइड व्हिप है, जिसको पावर उसी के बनाए हुए आर्क रिएक्टर से मिलती है। और वो एक पासपोर्ट और मोनाको हिस्टोरिक ग्रैंड प्रिक्स, जो एक रेसिंग इवेंट है, उसके टिकट का इंतजाम करता है। इधर पेपर के सीईओ बनने के लिए जो पेपर वर्क करना है, उसके लिए एक लॉयर आती है जिसका नाम नेटली रशमैन है, लेकिन टोनी उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। अगला सीन मोनाको का आता है, जहाँ एक कार रेसिंग होने वाली है, जिस रेसिंग में टोनी की भी कार है। वहीं पर जस्टिन हैमर भी आया हुआ है, जो सिर्फ अपनी फोटो लेने और इंटरव्यू देने में बिजी है। और टोनी अपनी रेसिंग कार किसी रेसर से ना चलवाकर खुद चलाता है, जिसका पता ना पेपर पॉट्स को था, ना उसकी पर्सनल असिस्टेंट नेटली रशमैन को, और ना ही टोनी के बॉडीगार्ड हैप्पी को। रेस शुरू होती है और दूसरी तरफ इवान वैंको रेसिंग ट्रैक के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने इलेक्ट्रिफाइड चाबुक से टोनी स्टार की रेसिंग कार को बीच में से काट देता है। फॉर्चुनेटली टोनी इवान के इस अटैक से बच जाता है, और इवान टोनी को मार नहीं आ रहा होता, तभी पेपर और हैप्पी कार में फुल स्पीड से आते हैं और इवान को ठोक देते हैं। इतने टाइम में टोनी को अपना ब्रीफ केस पेपर से मिलता है, जो ब्रीफ केस जैसा दिखता है, लेकिन वो उसका मार्क 5 है।
टोनी जल्दी से अपना सूट पहनता है और इवान को हरा देता है और उसका मिनिएचर आर्क रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इवान और टोनी की फाइट में टोनी का सूट भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इवान को हराना भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इवान को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और इवान हंसते हंसते टोनी स्टार्क को कहता है कि आज तुम हार चुके हो। इवान का टोनी की हार का मतलब ये था कि टोनी सोचता था कि ऐसा सूट या आर्मर आने वाले 10 साल तक कोई नहीं बना पाएगा, लेकिन इवान ने ऐसा आर्मर बनाया भी और आयरन मैन से बराबर की फाइट भी करी। टोनी इवान से मिलने जेल जाता है, जहाँ टोनी उसके आर्क रिएक्टर की कमियां उसे बताता है और उसे पूछता है कि तुमने आर्क रिएक्टर बनाना कहाँ से सीखा। इवान अपने डैड का नाम लेता है, एंटोन वैंको। टोनी ने इससे पहले ये नाम कभी नहीं सुना था। इसके अलावा इवान टोनी को कहता है कि स्टार्क खानदान ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन अब तुम्हारे बर्बाद होने की बारी है और वैसे भी तुम अपने पैलेडियम के जहर से मर ही जाओगे। यहाँ अमेरिकन पॉलिटिशियन भी टोनी स्टार्क पर इल्जाम लगाते हैं कि टोनी कहता था कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है और ना ही कोई ऐसा सूट बना पाएगा जैसा टोनी के पास है, लेकिन ये सब हो चुका है। इधर कोई अननोन पर्सन इवान वैंको को जेल में से उसे निकालने में मदद करता है। इवान अपनी जगह अपने जैसे दिखने वाले कैदी को अपने ही सेल में डालकर वहां से निकलता है और सेल में एक्सप्लोसिव लगा देता है, जिससे ब्लास्ट में वो कैदी मर जाता है। दुनिया को लगता है कि इवान वैंको मर गया है और इस काम में जेल के 2 ऑफिसर भी इवान की मदद करते हैं। इवान को वहां से ले जाया जाता है जिसने उसे जेल से आजाद करवाया। उसका नाम जस्टिन हैमर है। जस्टिन ने उस रेसिंग इवेंट में इवान को आयरन मैन के साथ फाइट करते हुए देखा था। अब जस्टिन इवान से चाहता है कि वो उसके दिमाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे और इवान आयरन मैन जैसे सूट बनाने में उसकी मदद करे। और जस्टिन उसे अपनी लैब में बने सूट दिखाता है जो सिर्फ अभी ढांचे हैं। जस्टिन इवान से कहता है कि मुझे अगले 25 सालों का डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और वो आयरन मैन अब कबाड़ बन जाए और तुम ये काम कर सकते हो इन सूट्स को चलाने लायक बनाकर। यहाँ टोनी एंटोन वैंको और उसके बेटे इवान वैंको की हिस्ट्री देखता है। इससे उसे सिर्फ इतना ही पता लगता है कि एंटोन सोवियत यूनियन का एक फिजिसिस्ट था। 1963 में अमेरिका आ गया था। कुछ साल बाद उस पर जासूसी का इल्जाम लगा और उसे वापस भेज दिया गया। इवान वैंको भी एक रशियन फिजिसिस्ट है और उसे पाकिस्तान को प्लूटोनियम से लैस हथियार बेचने पर गिरफ्तार भी किया गया था। अगले दिन टोनी का बर्थडे है। उसे वो बर्थडे अपने आखिरी बर्थडे जैसा लग रहा है क्योंकि उसके आर्क रिएक्टर में लगे पैलेडियम के कारण उसके ब्लड में टॉक्सिसिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए अपना लास्ट बर्थडे वो अपने तरीके से मनाता है। अपने घर को डांस क्लब में कन्वर्ट करता है और नशे में डीजे चलाकर डांस करता है, वो भी आयरन मैन सूट के साथ। तभी रोड्स वहां आ जाता है। उसने अपने सीनियर को भरोसा दिया है कि आयरन मैन आर्मी के साथ काम करेगा और अगले 24 घंटे में वो अपनी ड्यूटी पर होगा। लेकिन टोनी की ऐसी हालत देखकर उसे टोनी पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से गुस्से में वो टोनी की लैब में जाकर उसका एक सूट खुद पहन लेता है और टोनी से फाइट कर उसकी पार्टी स्पॉइल करता है और उसका सूट लेकर आर्मी बेस तक चला जाता है। अगले दिन टोनी की मुलाकात निक फ्यूरी से होती है। इसके साथ ही टोनी को पता चलता है कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट नेटली रशमैन शील्ड की एजेंट है जिसका नाम नताशा रोमनॉफ है। नताशा उसे एक इंजेक्शन लगाती है जिससे पैलेडियम के जहर का असर कम होने लगता है। निक फ्यूरी टोनी को एंटोन वैंको के बारे में बताता है कि आर्क रिएक्टर बनाने में तुम्हारे डैड की मदद एंटोन ने ही की थी। जब आर्क रिएक्टर बनकर तैयार हुआ तो एंटोन ने इसे बेचना चाहा, जिस कारण हॉवर्ड स्टार्क ने उसे देश से निकलवा दिया। और निक फ्यूरी टोनी को उसके डैड का एक बॉक्स देता है जिसमें हो सकता है कि उसके कुछ काम का मिल जाए। यहाँ इवान जस्टिन हैमर के सूट में चेंजिंग कर देता है। अब उसके सूट को पायलट न चलाकर बल्कि ड्रोन ऑपरेट करेंगे। ये बात जस्टिन को पसंद नहीं आती। उसे इन सूट में आदमी चाहिए थे, ना कि कंप्यूटराइज्ड ड्रोन। लेकिन इवान का मानना है कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद रोड्स के सीनियर उस सूट को जस्टिन को दिखाने को कहते हैं। जस्टिन आयरन मैन के उस सूट के लिए अपने कुछ और नए वेपन दिखाता है जिसको वो सूट में जोड़ेगा। यहाँ टोनी अपने डैड का बॉक्स खोलता है जिसमें उसे अपने डैड की एक वीडियो क्लिप दिखती है जिसमें उसके डैड अपने बेटे से बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम को बदल कर रख देगा। उसके साथ ही टोनी को स्टार्क एक्सपो के मॉडल की हिंट भी उसी वीडियो से मिलती है। वो अपने डैड के स्टार्क एक्सपो के मॉडल का 3D वायरफ्रेम मॉडल जार्विस की हेल्प से बनाता है और वो जब वहाँ से अनवांटेड चीज हटाता है तो उसे एक नए एलिमेंट का स्ट्रक्चर नजर आता है और वो उस एलिमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए अपने घर में एक मशीन बनाता है और एक नए एलिमेंट को डिस्कवर करता है जो पैलेडियम की तरह उसके आर्क रिएक्टर को पावर देगा, लेकिन उसके कोई भी साइड इफेक्ट टोनी को नहीं होगा। यहाँ इवान सूट बनाने की आड़ में अपने आर्क रिएक्टर को पहले से बेहतर बनाता है ताकि लास्ट टाइम टोनी से फाइट करते टाइम जो कमी रह गई थी वो अब ना हो। इसके अलावा इवान टोनी को फोन करता है ताकि वो बता सके कि अब वो रेडी है टोनी से बदला लेने के लिए, जो उसके डैड ने इवान के डैड के साथ किया उसका बदला।
और वो दिन आता है जब जस्टिन हैमर स्टार्क एक्सपो में अपने रोबोट्स को और उनके हेड वॉर मशीन को दुनिया को दिखाता है। वॉर मशीन टोनी का ही आर्मर है जिसे जस्टिन ने इवान के साथ मिलकर थोड़ा मॉडिफाई किया है और उसमें नए वेपन जोड़ दिए हैं। इस सूट का कंट्रोल रोड्स के पास है। जब जस्टिन इसकी प्रेजेंटेशन देता है तभी आयरन मैन अपने नए आर्क रिएक्टर के साथ स्टेज पर आता है। टोनी इवान की लोकेशन जस्टिन से पूछता है, लेकिन इतने में ही रोड्स का सूट और बाकी के सारे बैटल सोल्जर्स टोनी की तरफ वेपन पॉइंट आउट करते हैं। असल में वॉर मशीन और सारे बैटल सोल्जर्स इवान के कंट्रोल में है और वो वॉर मशीन को आयरन मैन के पीछे लगा देता है और बाकी सभी को शहर पर अटैक करने के ऑर्डर्स देता है। यहाँ नताशा को जस्टिन से पता चलता है कि इवान उसकी फैक्ट्री में है। वो जल्दी से हैप्पी के साथ जस्टिन की फैक्ट्री जाती है। वहाँ उसकी फाइट जस्टिन के गार्ड्स के साथ होती है, लेकिन जब तक नताशा इवान के कंट्रोल रूम तक पहुँचती है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन नताशा वॉर मशीन से मतलब रोड से इवान का कंट्रोल खत्म कर देती है। कुछ देर में ही इवान के सारे बैटल सोल्जर्स उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वॉर मशीन और आयरन मैन के लिए उन सबको मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और एंड में इवान खुद एक आर्मर के साथ वहां आता है और उसकी उन दोनों से काफी देर तक फाइट होती है, जिसमें वो दोनों ही इवान के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी आयरन मैन अपना हाथ वॉर मशीन के सामने करता है और रोड्स भी टोनी की बात समझ जाता है। वो दोनों अपने अपने रिपल्सर से एक दूसरे की तरफ फुल पावर से अटैक करते हैं, जिससे उन दोनों की रिपल्सर बीम से बीच में हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके सबसे पास इवान होता है और इवान उस हाई एनर्जी ब्लास्ट से मर जाता है। लेकिन इवान के मरने के बाद उसके और सभी बैटल सोल्जर्स के सूट में बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। तभी टोनी को याद आता है कि पेपर पॉट्स भी अभी स्टार्क एक्सपो में है और वो जल्दी से पेपर के पास जाता है और उसे शहर से दूर ले जाता है। और मूवी के लास्ट में टोनी और रोड्स को गवर्नमेंट की ओर से मेडल दिया जाता है उनके कारनामे के लिए, और मेडल देने वाला वही सेनेटर होता है जो आयरन मैन को हथियार के रूप में देख रहा था। सो दोस्तों, इस तरह मूवी का एंड होता है। आई होप आपको आयरन मैन 2 का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ मूवी का नाम जिसका भी आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।